यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था गुणसूत्रीय विकृतियों के ऊपर, जेनेटिक्स डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। और जो टर्नर सिंड्रोम है उसको भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में भी जो आनुवंशिक विकृतियाँ रह गई थी उनको पढ़ लेते हैं। आनुवंशिक विकृतियाँ, सॉरी, गुणसूत्रीय विकृतियाँ। गुणसूत्रीय विकृतियाँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लाइनफेल्टर के ऊपर। क्लाइनफेल्टर, ठीक है, सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये भी एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, गुणसूत्रीय विकृतियां हैं। और इसके अंदर जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये भी क्या है, लैंगिक गुणसूत्रों से संबंधित है। यह है सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। यह लिंग गुणसूत्र विकृति से संबंधित है, ठीक है। यह लिंग गुणसूत्र विकृति से संबंधित है, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर से रिलेटिव है ये सिंड्रोम भी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और इसके अंदर जो जैसे कि टर्नर सिंड्रोम था, टर्नर सिंड्रोम में तो क्या है, एक एक्स जो सेक्स गुणसूत्र था, एक्स लिंग गुणसूत्र था, उसकी कमी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम के अंदर। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक्स लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की। और टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 से 47 हो जाएगी। देखिए, नॉर्मल क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो इस तरह से होती है फीमेल के अंदर, ठीक है, इस तरह से होती है नॉर्मल फीमेल। और जो मेल है उसमें इस तरह से होती है नॉर्मल मेल, ये, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसी के अंदर उत्पन्न हो रहा है तो हमें क्रोमोसोम्स नंबर जो देखने को मिलेंगे वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, इफेक्टेड, ठीक है। इफेक्टेड पर्सन, जो भी ग्रसित व्यक्ति है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 44 प्लस XXX, ये है अब नॉर्मल फीमेल, ठीक है। जो इफेक्टेड है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, उस फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर होंगे वो हमें इस तरह से देखने को मिलेंगे, 44 प्लस XXX, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर हमें क्रोमोसोम की देखने को मिल रही है। टोटल जो क्रोमोसोम नंबर है वो हो जाएंगे 47। इसी तरह से यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा कॉपी हमें देखने को मिलेगी, एक्स क्रोमोसोम की, इस तरह से 47 टोटल क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। समझ में आया आपको? एक एक्स क्रोमोसोम की, एक्स लिंग गुणसूत्र की यहाँ पर एक अधिकता हो जाती है, एक सूत्र अधिकता हो जाती है, और इससे जो रोग उत्पन्न होगा वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, ठीक है। यह है सिंड्रोम एक्स गुणसूत्र की अधिकता से होता है। एक सूत्र अधिकता कहते हैं इसे, एक्स गुणसूत्र, एक सूत्र
अधिकता कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी क्लाइंफाइटर के अंदर। और देखिए जो एक्स गुणसूत्र है ये मादा या फीमेल्स के कैरेक्टर्स को ये डेवलप करता है। इसीलिए जिस भी व्यक्ति के अंदर, अगर मेल के अंदर बात करें, ठीक है, ये मेल है, इसके अंदर ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये इफेक्टेड है। इफेक्टेड मेल के अंदर एक्स गुणसूत्र की एक अधिकता यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, XXY। इस कारण से इस तरह के जो मेल होंगे, जो नर व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर जो जनन अंग होते हैं, गोनाड्स होते हैं, ठीक है, वो वेल डेवलप नहीं हो पाते, अच्छे से विकसित नहीं हो पाते, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है। ठीक है, और ऐसे नर व्यक्तियों के अंदर स्तनों का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, मादाओं के समान या फीमेल्स के समान उनके अंदर लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो, उनके अंदर हमें इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए बात करते हैं हीमोफीलिया रोग के बारे में। ये भी क्या है, एक आनुवंशिक विकृति है जो कि गुणसूत्रीय विकृति के कारण ही उत्पन्न होती है। हीमोफीलिया हीमोफीलिया हीमोफीलिया। ठीक है, जो ये हीमोफीलिया है ये भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और गुणसूत्रीय है या क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, और ये क्या है, इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, वंशागत होती है। जो हीमोफीलिया रोग है, इस हीमोफीलिया रोग के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती या फिर लेट होती है। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, रक्त का थक्का बनना, उस प्रक्रिया को बनने में, कंप्लीट होने में अधिक समय लगता है या फिर नहीं होती। रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती, जिस व्यक्ति के अंदर हीमोफीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड की जो रानी थी उनके अंदर इस रोग की सबसे पहले खोज की गई थी, इसलिए इसको रॉयल डिजीज, ठीक है, या रात खिलाने वाली बीमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है, हीमोफीलिया रोग को। ठीक है, हीमोफीलिया रोग, जिस भी व्यक्ति के अंदर हीमोफीलिया रोग होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का बनने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है, या फिर थक्का बनता ही नहीं है। इससे रक्त की चोट लगने पर वहां से रक्त की हानि होती रहती है तथा रक्त की अधिक हानि होने से व्यक्ति की मृत्यु भी
हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है हीमोफीलिया रोग से। ठीक है, ये क्या है, आनुवंशिक बीमारी है, यह है आनुवंशिक रोग है। ठीक है, यह है एक्स गुणसूत्र से संबंधित होती है। ठीक है, देखिए जो एक्स लिंग गुणसूत्र है, एक्स सेक्स जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर कुछ जीन्स पाए जाते हैं, स्पेसिफिक जीन्स पाए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर्स, जो रक्त का थक्का है, ब्लड क्लोटिंग जो होती है प्रक्रिया, इसके लिए कुछ कारक होते हैं, सहायक कारक। ठीक है, हेल्पिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर घुले हुए रहते हैं, और इन फैक्टर्स को एक्टिव करने का काम या फिर इन फैक्टर्स के प्रोडक्शन के लिए, इन कारकों की उत्पत्ति के लिए जो जीन्स होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम से ऊपर पाए जाते हैं। और अगर इनके अंदर संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से, ठीक है, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कोई डिसऑर्डर इनके अंदर आ जाता है, विकृति उत्पन्न हो जाती है, एक्स गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले जीन्स के अंदर अगर विकृतियां आ जाती हैं तो ये अपने काम को, अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाते, और अगर ये अपने कार्य को ठीक से नहीं करेंगे तो ब्लड क्लोटिंग के लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए जो कारक, जो फैक्टर्स काम में आ रहे हैं उनका निर्माण में नहीं होगा, और अगर उन थक्का बनाने में सहायक कारकों का निर्माण नहीं होगा, ब्लड क्लोटिंग में जो फैक्टर्स हेल्प करते हैं उनका अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो ब्लड की क्लोटिंग भी नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और इस तरह के व्यक्ति के अंदर अगर किसी कारणवश कहीं पर चोट लगती है, ठीक है, चोट लग जाए तो उस जगह से ब्लड की जो हानि है वो अधिक होती है, ब्लडिंग होती है, ब्लड बाहर निकलता है कोशिकाओं से, सेल से, और कंटिन्यूली वो बाहर निकलता रहता है, उस जगह पर ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती, रक्त का थक्का नहीं बनता, और इस तरह से व्यक्ति के अंदर अगर रुधिर की हानि लंबे समय तक होती रही तो उसकी क्या है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह के रोग को हम कहते हैं हीमोफीलिया रोग, और ये आनुवंशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है। ठीक है, हीमोफीलिया रोग, और जो ये हीमोफीलिया रोग है एक्स गुणसूत्र से संबंधित है, और ये अप्रभावी है। ठीक है, रिसेसिव होता है, रिसेसिव टाइप का, अप्रभावी है। ठीक है, जैसे कि प्रभावी और अप्रभावी जीन क्या होते हैं वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, डोमिनेंस और रिसेसिव। तो जो ये डिजीज है, डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, ये एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले रिसेसिव टाइप के जीन्स के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये अपने सम युग्मजीय अवस्था में ही देखने को हमें मिलेंगे, विषम युग्मजीय अवस्था में देखने को नहीं मिलते, होमोजाइगस कंडीशन में ये नहीं होते, हेटेरोजाइगस होते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये नहीं होते। देखिए, जैसे कि अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, मेल की बात करें तो देखिए जो ये एक्स गुणसूत्र है इसी के ऊपर वो जीन्स पाए जा रहे हैं जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक कारकों का निर्माण कर रहे हैं। अगर उनके अंदर संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से परिवर्तन आ जाएगा तो वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे, और फैक्टर्स का निर्माण नहीं होगा, कारकों का निर्माण नहीं होगा, और रक्त का थक्का भी नहीं बनेगा। मनुष्य के, नर के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर क्या है, केवल एक क्रोमोसोम एक्स पाया जाता है, एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अगर इसके अंदर कहीं पर विकृति आ जाए तो विकृति आने के कारण से जो इस तरह के नर होंगे, मेल होंगे, वो क्या है, उनके अंदर हीमोफीलिया रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, हीमोफीलिया रोग उत्पन्न हो जाएगा, आया समझ में। लेकिन हम बात करें फीमेल्स की, ठीक है, फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर क्या है,
दो एक्स क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। अगर एक एक्स गुणसूत्र के अंदर खराबी आ जाए तो इसका जो कार्य है दूसरे गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है, एक्स के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह की जो महिलाएं होंगी, जो फीमेल होंगी, ठीक है, फीमेल, ये क्या है, रोग से ग्रसित नहीं होती, ठीक है। इनके अंदर हीमोफीलिया रोग उत्पन्न नहीं होगा और इनके अंदर रक्त का थक्का आसानी से बन जाएगा, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र अगर खराब है तो उसका काम कौन कर रहा है, दूसरा एक्स गुणसूत्र कर रहा है। लेकिन इस तरह की जो महिलाएं हैं ये क्या है, वेक्टर्स का काम करती है, वाहक का काम करती है। हीमोफीलिया रोग से खुद तो ग्रसित होती नहीं है, लेकिन आगे वाली पीढ़ियों में इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर ये जो हीमोफीलिया रोग है उसको लेके जाने का ये काम करती है। तो वाहक की तरह ये काम करती है, वेक्टर्स के रूप में काम करती है, ठीक है। इसीलिए जितने भी ऐसे रोग हैं जो कि एक्स गुणसूत्र से रिलेटिव होते हैं, ठीक है, उन रोग से महिलाएं खुद तो ग्रसित होती नहीं है नॉर्मली, सामान्य रूप से। वो क्या होती है, वेक्टर होती है, वाहक होती है आगे लेके जाने में इस रोग को, बीमारियों को, ठीक है। ये जो हीमोफीलिया रोग है ये क्या है, अप्रभावी है। जो अप्रभावी जीन है वो अपने प्रभाव को कब प्रदर्शित करते हैं, जब वो क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, ठीक है, जब समयुग्मज अवस्था में होते हैं। यहाँ पर देखिए जो खराबी आई है जीन के अंदर वो एक ही गुणसूत्र के अंदर आई है, दूसरा सही है, अगर दूसरा भी खराब हो जाएगा ये, ठीक है, इस दोनों ही जीनों के अंदर विकृति उत्पन्न हो जाएगी, तो अब ये क्या है, समयुग्मज अवस्था में है। और इस तरह की जो फीमेल होगी वो भी क्या है, रोग से ग्रसित होगी, उनके अंदर भी हमें हीमोफीलिया देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो मेल होते हैं इनके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हमें हीमोफीलिया रोग देखने को मिलता है। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए हम इसकी इनहेरिटेंस को भी समझ सकते हैं, वंशागति को भी समझ सकते हैं कि किस तरह से हीमोफीलिया रोग की वंशागति होती है। देखिए ये कोई नर है एक्स वाई, ठीक है, ये एक नर है जो कि क्या है, ग्रसित है, ग्रसित नर। इफेक्टेड मेल है, ये ऊपर जो मैंने नोट किया है इसका मतलब यह है कि इस एक्स के अंदर डिसऑर्डर है और ये हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, ठीक है। नर इफेक्टेड मेल, ग्रसित नर। दूसरी तरफ है फीमेल एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स, ये क्या है, सामान्य है, ठीक है, इफेक्टेड मेल और ये नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। इनके मध्य अगर क्रॉस करवाया जाए तो यह, तो इससे जो होगा फॉर्म उसे हमें देखना है। देखिए इनमें दो तरह के स्पर्म बनेंगे, एक्स और वाई, इनके अंदर एक्स एक्स। अब देखिए इसका क्रॉस अगर इससे हो जाए तो इसके अंदर एक्स एक्स, इसका अगर इससे हो जाए तो एक्स एक्स, इसका इससे हो जाए तो एक्स वाई, इसका इससे हो जाए तो एक्स वाई, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जो ये फीमेल है, ठीक है, ये जो फीमेल है, मान लीजिए ये क्या है, यहां पर हमने इसको डॉट कर दिया, ठीक है, ये डॉट, इसको भी डॉट कर दिया तो ये भी डॉट आएगा, यहां पर ये डॉट आएगा, ये डॉट आएगा, इस तरह से। इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस तरह की जो फीमेल है, क्योंकि दोनों एक्स एक्स है गुणसूत्र तो ये फीमेल ही होगी, और दोनों जो एक्स गुणसूत्र है वो दोनों क्या है, ग्रसित है, दोनों ही डिसऑर्डर है। तो इस तरह की जो फीमेल होगी ना वो क्या है, इफेक्टेड होगी। यहाँ पर जो फीमेल है ये नॉर्मल है, रोग से ग्रसित नहीं है, और ये क्या है, वेक्टर है, वेक्टर,
वाहक है, खुद तो रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन देखिए रोग को आगे लेके जा रही है। इसका एक ही एक्स गुणसूत्र खराब है, दूसरा सही है, इसलिए दूसरा काम कर लेगा इसका तो। और ये इसके पास तो एक ही है, तो ये क्या है, ग्रसित हो जाएगा हेमोफीलिया रोग से। जब इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया हमने, तो ये 4 तरह की संततियां हमें देखने को मिली। इन 4 में से जो ये फीमेल है, इस दोनों के अंदर एक्स गुणसूत्र ग्रसित है, डिसऑर्डर है, तो ये क्या है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाएगी। हीमोफीलिया रोग इसके अंदर देखा जाएगा, ये भी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी, ठीक है। और ये एक मेल है, ये भी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी क्या है, डिसऑर्डर है। ये वाला जो है ये नॉर्मल होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक्स गुणसूत्र एकदम सही है। ये एक जो होता है वो क्या है, सही हमें यहाँ पर मिलेगा, जिसके अंदर हीमोफीलिया रोग नहीं होगा। इस तरह से हीमोफीलिया रोग की वंशागति होती है, इनहेरिटेंस होता है। आने वाली वीडियो में इस तरह से ये वंशागत होता है, ठीक है, हीमोफीलिया रोग। आगे समझ में। इसके बाद में देखिए वर्णांतता रोग कर लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता रोग, जो ये वर्णांधता रोग है, ये भी क्या है, एक्स गुणसूत्र से ही संबंधित है। एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही जीन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर संरचनात्मक या कार्यात्मक रूप से स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिसऑर्डर आने से एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे वर्णांधता रोग या कलर ब्लाइंडनेस रोग कहते हैं। जो भी व्यक्ति वर्णांधता रोग से या कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होता है, ठीक है, इफेक्टेड होते हैं, उनके अंदर लाल और हरे रंग के अंदर अंतर करने की, विभेदन करने की, डिफरेंशिएट करने की, रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए वो कैपेबल नहीं होते, ठीक है। वो लाल और हरे रंग को आसानी से पहचान नहीं पाते कि कौन सा रंग लाल है, कौन सा हरा है। तो इस तरह के जो रोग है उसे हम कहते हैं वर्णांधता रोग। वर्ण मतलब कलर, रंग, और अंधता मतलब अंधापन, रंग का अंधापन। जिस व्यक्ति को रंग के बारे में पहचान ना हो, ठीक है, रंग को वो पहचान ना कर पाए, देख ना पाए, उसे कहेंगे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और जो ये रोग है ये भी क्या है, एक्स गुणसूत्र से ही संबंधित है, और ये अप्रभावी जीन के द्वारा ही होता है, अप्रभावी या रिसेसिव जीन्स के द्वारा। कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, एक्स गुणसूत्र से संबंधित है। एक्स लिंग संलग्न रोग है ये, ठीक है, ये है एक्स लिंग संलग्न रोग है। यह अप्रभावी जीन के द्वारा होता है, ठीक है, अप्रभावी जीन या रिसेसिव जीन्स के द्वारा होता है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, समयुग्मजीय अवस्था में होंगे, तभी ये अपने प्रभाव को व्यक्त कर पाएंगे, और वो व्यक्ति क्या है, वर्णांधता रोग से, कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित होगा, ठीक है। अगर इसके वंशागत को, ये भी क्या है, आनुवंशिक रोग है, इनहेरिटेंस होता है, ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक्स गुणसूत्र के साथ साथ। और जैसे हमने हीमोफीलिया रोग के अंदर पढ़ा था वंशागति को, उसी तरह से वर्णांधता रोग या कलर ब्लाइंडनेस जो ये डिसऑर्डर है, इसके वंशागत को, इनहेरिटेंस को भी हम उसी तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक रोग और है, लास्ट आनुवंशिक रोग है एल्बिनिज्म या सूरजमुखीता। एल्बिनिज्म, सूरजमुखीता, ठीक है, एल्बिनिज्म या सूरजमुखीता, ये भी आनुवंशिक रोग है। देखिए गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाने वाले जीन्सों के अंदर अगर संरचनात्मक स्ट्रक्चरल कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, डिसऑर्डर वहां पर
हमें देखने को मिले तो वो अपना काम ठीक से नहीं करते, ठीक है। इसी तरह से देखिए जो एल्बिनिज्म रोग है या सूरजमुखीता, आपने देखे होंगे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि क्या है एकदम लाइट स्किन के होते हैं, एकदम उनकी जो त्वचा है स्किन है वो एकदम व्हाइट होती है, सफेद होती है, उनके जो हेयर है उनका कलर भी रेड या फिर व्हाइट कलर का होता है। यहाँ तक कि उनकी जो आंखें होती हैं वो भी एकदम पिंक कलर की है, व्हाइट सी होती है, और उनकी जो बरोनियां है आईब्रो वो भी व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। पूरा उनका स्किन का जो कलर है वो व्हाइट होता है, एकदम लाइट कलर का होता है। और ऐसे व्यक्ति सनलाइट से भी क्या है एकदम सेंसिटिव होते हैं, सनलाइट के अगेंस्ट भी सेंसिटिव होते हैं। जो सूरज की किरणें हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा संवेदी होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदन वो सूरज की सूर्य की जो किरणें हैं सनलाइट है उनके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन में वो नहीं रह सकते, ठीक है, संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम सूरजमुखीता के नाम से जानते हैं, सूरजमुखी कहते हैं। ये भी एक क्या है रोग है, आनुवंशिक रोग है, डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, गुणसूत्रीय विकृतियां हैं और एल्बिनिज्म के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर होता क्या है, देखिए जो हमारी स्किन का कलर है, ठीक है, जो स्किन का कलर है या हेयर का कलर है, इनको रंग प्रदान करने के लिए वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। मिलेनिन वर्णक होते हैं, मिलेनिन कुछ क्रोमेटेड वर्णक होते हैं मिलेनिन। इन कणों का निर्माण अगर नहीं होगा तो स्किन का कलर जो है वो हल्का होगा, लाइट कलर का होगा, ठीक है। ये मिलेनिन कण ही क्या करते हैं, हमारी त्वचा को, स्किन को गहरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। और जो ये मिलेनिन कण बनते हैं ये बनते हैं टायरोसिन से। टायरोसिन एमिनो एसिड है, ये टायरोसिन एमिनो एसिड निर्माण करता है मिलेनिन कण का, मिलेनिन, ठीक है। और मिलेनिन कण क्या करता है, स्किन को कलर प्रदान करता है, गहरा रंग। अगर ज्यादा मिलेनिन कण बनेंगे तो ज्यादा गहरा रंग होगा, ठीक है। अगर इनका निर्माण नहीं होगा तो स्किन का कलर क्या है एकदम लाइट होगा, जैसे कि सूरजमुखियों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो देखिए जो टायरोसिन है, टायरोसिनेज एंजाइम के द्वारा ये क्या है मिलेनिन कण में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिनेज एंजाइम, ठीक है। टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो टायरोसिन एमिनो एसिड है ये कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है मिलेनिन कणों के अंदर, और फिर मिलेनिन कण क्या करता है हमारे स्किन को रंग प्रदान करता है, ठीक है। जो ये टायरोसिनेज एंजाइम बन रहा है इसका निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स होते हैं उनके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है, विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, और इसी कारण से उस व्यक्ति के अंदर टायरोसिनेज नामक एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता, उत्पत्ति नहीं हो पाती। और अगर टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा तो टायरोसिन जो एमिनो एसिड्स है वो मिलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाते और स्किन का जो कलर है वो गहरा या फिर कोई कलर नहीं हो पाता और स्किन का कलर क्या हो जाता है व्हाइट हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति सूरज की किरणों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मिलेनिन कण है ये हमें कैपेबल बनाता है सूर्य की किरणों से के प्रति संवेदन सहन करने में, जो सनलाइट है उनको सहन करने में, उनके अंदर जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे सुरक्षा करने का काम किया जाता है मिलेनिन कणों के द्वारा, ठीक है। इसीलिए जो व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक धूप के अंदर रहते हैं, सनलाइट के कनेक्शन में रहते हैं, या ऐसा जियोग्राफिकल रीजन पृथ्वी का ऐसा भूभाग जहां पर सनलाइट ज्यादा रहती है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि सनलाइट के कनेक्शन में रहते हैं उनकी स्किन का कलर एकदम डार्क होता है, ठीक है, गहरा रंग होता है। और गहरा रंग क्यों होता है, क्योंकि उनकी स्किन के अंदर मिलेनिन कण अधिक मात्रा में बनते हैं, और ये मिलेनिन कण क्या करते हैं सूर्य की किरणों के अंदर आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें, उनसे सुरक्षा करते हैं, ठीक है। पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं तो उनसे हमारी सुरक्षा करने के लिए सहायता करता है मिलेनिन कण। और ऐसे व्यक्ति जो कि एल्बिनिज्म
से ग्रसित है, सूरजमुखी से ग्रसित है, उनके अंदर मेलेनिन कणों का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए वे सूर्य की किरणों के अंदर नहीं रह पाते। ठीक है, सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सहन नहीं कर पाते वो सूर्य की किरणों को। ठीक है, ये भी क्या है, एल्बिनिज्म जो रोग है, आनुवंशिक रोग है, इनहेरिटेंस होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। ठीक है, तो इस क्लास में हमने जो गुणसूत्रीय विकृतियां रह गई थी उनको डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।